नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में खाली हुई 2 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन दोनों सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, जबकि 13 जुलाई को नतीजे आने हैं। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट खाली हुई थी। मंगलोर विधानसभा बसपा विधायक सरवंत करीम के देहांत के बाद खाली हुई थी, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। इन दोनों सीटों के लिए चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश की 2 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, उसमें प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जीत दिलाने का मन बना लिया है। चुनाव की तारीख आई है, हम उनका स्वागत करते हैं। राज्य की जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया है। बद्रीनाथ की अगर हम बात करें, वहां की जनता ने कांग्रेस विधायक को चुन के भेजा था। अब कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो मतदाता हैं वो आज भी वही हैं। वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। अभी जो मंगलौर की अगर हम बात करें, लोकसभा का चुनाव हुआ तो 25,000 वोटों से वहां से मंगलौर से उस विधानसभा से कांग्रेस जीती है। तो निश्चित तौर पे राज्य की जनता का जो रुझान है कांग्रेस के पक्ष में है। उन्होंने कांग्रेस में विश्वास जताया है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव के लिए तैयार है। हमारे वहां पे पर्यवेक्षक भी जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी दौरा वहां पे तय हो रहा है, वो भी वहां पे जा रहे हैं और हमारे राज्य के जो वरिष्ठ नेता हैं उन क्षेत्रों में जाएंगे और वहां के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो हमारे वहां के बीएलओज हैं, जो हमारे बीएलएज हैं, उनसे संपर्क हम स्थापित करेंगे और एक अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव के समय में जुमलेबाजी करी और पूरे अपने कार्यकाल में जुमलेबाजी करी, वो धरातल पे नहीं उतर पाई है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ से बेरोजगारी है। जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उनके निदान के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सके। आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। निश्चित तौर से जिस दिन वहां पे चुनाव होगा कांग्रेस के पक्ष में होगा, दोनों सीटें से कांग्रेस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का दोनों सीटों से सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि राज्य की जनता ने मन बना लिया है कि देश और प्रदेश का अगर कोई विकास कर सकता है। लोकसभा चुनाव में देश भर में जहां बीजेपी को 240 सीटें मिली, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 99 सीट हाथ लगी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी हार के कारणों की समीक्षा में जुट गई है। वहीं इस बात पर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा 400 पार का दावा कर रही थी, लेकिन खुद बहुमत से नीचे आ गई, जो अपने आप में हार का बड़ा फैक्टर है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को लोगों ने अनुशासित किया और भाजपा को समझाया कि उनका आचरण अहंकार नहीं, जनसेवा होना चाहिए। भाजपा जो 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो बहुमत से बहुत नीचे आ गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस फैक्टर ने प्रजातंत्र को शक्ति दी है। लोगों को लगा हाँ, अब संवैधानिक व्यवस्था जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी वो व्यवस्था कायम रहेगी, अब उस व्यवस्था के अनुसार राज चलेगा। तो भाजपा को लोगों ने अनुशासित किया और उनको समझाया कि आपका आचरण क्या होना चाहिए, अहंकार नहीं, जनसेवा होना चाहिए, और एक अंतिम अवसर दिया है। यदि इस बार भाजपा अपने को नहीं सुधारेगी तो जनता अगली बार हमारे जो 99 है वो आपको 300 के पार दिखाई देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हर जगह मुकाबला किया है, कांग्रेस ने किया है और इंडिया ने किया है, गठबंधन ने किया है। निकाय चुनाव को लेकर महानगर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि हमारी तैयारी पूरी है, इसके अलावा आवेदन भी आ चुके हैं। हम तो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ही निकाय चुनाव से डरी सहमी नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि आती है वैसे ही बीजेपी उस चुनाव की तिथि को पीछे कर देती है। उन्होंने कहा कि शासन के
आदेश के अनुसार सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता था, वह भी 6 महीने के लिए। दोबारा से भाजपा ने जियो या एक्ट का सहारा लिया है। वाले हैं उसको लेकर जो है कांग्रेस महानगर की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। हमारे पे आवेदन भी आ गए हैं। हम लोग तो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ही डरी हुई है कि समय समय पर जैसे चुनाव की तिथि आने की उम्मीद होती है उसे पीछे कर देती है। और मुझे तो पहली बार लग रहा है कि जो शासनादेश है, जो एक्ट है, उसके हिसाब से आप सिर्फ एक ही बार चुनाव को पोस्टपोन कर सकते हैं 6 महीने के लिए। लेकिन दोबारा से इन्होंने किस जियो या किस एक्ट का सहारा लिया है, हमें तो ये भी अभी इसका पता नहीं है, और जो कि नियम मुझे लगता है गलत है। हमारी पूरी तैयारी है, ग्राउंड पे हम लोग पूरे एक्टिव हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। और भाजपा ही डरी हुई है, और जैसे ही उसके डेट अनाउंस होगी हम लोग अपने हमारा वर्क। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक राजधानी देहरादून सहित आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार है। हालांकि 17 जून के बाद मौसम करवट बदल सकता है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मैदानी इलाकों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं, जिससे मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी और परेशान कर सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं। आज 14 तारीख आपकी जून की हो गई है और आप देख रहे हैं कि पिछले 11 तारीख से लेके अभी 3 से 4 दिन हो गए, जिसमें कि जो कंटिन्यूस जो हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशंस है वो हमको प्रदेश में मिल रही है, अनेक जगहों तक में मिल रही है। तापमान की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में वो करीब जो 41 से 43 के बीच रह रहे हैं। इसी तरह हिल्स में देखें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी 30 से लेकर 32 तक जो 32 तक जो है 30 to 32 के बीच जो है वो टेम्परेचर मिल रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है, तो कंटिन्यूस है, 3 से 4 दिन हो गए हैं और आगे भी आज और कल इसके जो है 2 दिन अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति बनी हुई रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं जो हीट वेव कंडीशन है आज 14 में और कल 15 तक भी जो है रहने वाली है। लेकिन साथ में ये भी दिख रहा है कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, रेन की एक्टिविटी है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अब कुछ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप आज कह सकते हैं कि अंदर के हमारे जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें इक्का दुक्का जगहों में जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और कल भी करीब स्थिति 15 तारीख को भी ऐसे ही है जून में। तो उसमें भी आप 1-2 डिस्ट्रिक्ट ऐड कर सकते हैं कि जैसे टिहरी डिस्ट्रिक्ट है या इसी तरह जो है अल्मोड़ा है, तो इनमें संभावना कि इक्का दुक्का जगह इनमें भी आ जाएगी। जब आप 16 या 17 में जाते हैं तो मैं कहूँगा कि हिल्स में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हिल्स वाले सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनमें तो जो है आइसोलेटेड एक्टिविटी रेन थंडरस्टॉर्म की मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 15 के बाद जो टेम्परेचर्स है उनमें कमी आनी चाहिए। और 17 से तो जो एक्टिविटी है या 18 से खासकर, तो 18 से तो पूरे प्रदेश में जो है लाइट मॉडरेट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है और 17 में भी आइसोलेटेड या स्कैटर्ड तक जो एक्टिविटी वो मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 17 से टेम्परेचर्स में काफ़ी कमी आनी चाहिए और 18-19 में तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सामान्य है, उससे भी नीचे आएंगे। तो आगे एक्टिविटी बढ़ रही है, 18 तारीख से आगे बढ़ रही है और ये आप कह सकते हैं कि प्री मानसून जो शावर्स है 18-19 से वो आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद फिर जो मानसून की जहाँ तक पहुँचने की बात है, तो यहाँ पे उत्तराखंड को करीब 25 के आसपास कवर होता है। तो देखते हैं कि जो एक बार जब आपकी प्री मानसून शावर एक्टिविटी शुरू होगी तो उसके बाद किस तरह से जो है चीज़ें आगे मानसून की बढ़ती है वो बताया जाएगा। थैंक यू। प्रदेश में परिवार से बिछड़े लोगों को मिलाने को लेकर पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है, जिसे ऑपरेशन स्माइल कहा गया है। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में हर वर्ष चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत बालक बालिका व परिवार के सदस्यों की तलाश की जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि देहरादून जनपद में इसमें 4 टीमें गठित की गई है और एक टेक्निकल टीम एसओजी की और एक विधिक टीम भी साथ में होती है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, इन्फोर्समेंट व अवेयरनेस के 3 चरणों में काम होता है और इसमें सर्च अभियान के साथ ही लोगों में जागरूकता भी विभिन्न माध्यमों से फैलाई जाती है। देखिए, ये प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग ऑपरेशन स्माइल जो है वो हमारा चलाया जाता है और हमारे राज्य के समस्त जनपदों में वो चलाया जाता है। और जैसे कि हमारा देहरादून जनपद है तो इसमें इसके अंतर्गत जो हमारे बालक हैं, बालिकाएं हैं,
महिला हैं पुरुष जो उनके गुमशुदा होते हैं उसमें जो पंजीकृत भी हैं अपंजीकृत भी रहते हैं, तो उनकी छानबीन की जाती है और उनको जो है इस वृहद अभियान के तहत जो है उनकी खोजबीन एक वृहद स्तर पर की जाती है। इसमें जैसे अगर हम देहरादून जनपद की बात करेंगे तो इसमें भी हमारी तकरीबन 4 टीमें जो है उसमें लगी हुई हैं। इसके अलावा एक हमारी इसमें टेक्निकल टीम भी होती है जिसमें कि एसओजी वगैरह के हमारे कर्मचारी रहते हैं। फिर एक विधिक टीम भी रहती है जिसमें कि अगर कोई लीगल कार्रवाई हमें करनी होती है तो उनका भी सहयोग लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है हमारे 3 फेज़ में काम होता है। एक तो ऑब्जर्वेशन वाला है, फिर इन्फोर्समेंट का भी है और एक जैसा आपने बताया अवेयरनेस का भी है। उसके संबंध में भी हमें ऐसी जगह पे जहाँ पे इनके मिलने की संभावना ज़्यादा होती है तो वहाँ पे इनकी खोजबीन और तलाश की जाती है। साथ ही साथ जो है आम पब्लिक को भी जो है अनेक माध्यमों से, चाहे हमारे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो उसके संबंध से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। विभिन्न जगह जो है गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं और उसके संबंध में पब्लिक को जागरूक 15 जून को कैंची धाम में मेले के चलते नैनीताल पुलिस ने अपना रूट प्लान जारी कर दिया है। 14 जून और 15 जून को ट्रैफिक प्लान बदला गया है। 2 दिन भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, जबकि नैनीताल और कैंची धाम के लिए शटल सेवा चलाई जाएगी। शटल सेवा के लिए विभिन्न पार्किंग स्थलों से 300 से अधिक शटल मैक्स और करीब 80 वर्षों का संचालन होगा। 10 बसें हल्द्वानी रोडवेज और काठगोदाम से 20 बसें चलेगी। कैंची धाम में बनाई गई स्थायी पार्किंग में 250 से अधिक वाहन पार्क कराए जा सकेंगे। इसके अलावा भवाली के आसपास भी अन्य पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। ये 15 जून को कैंची धाम के मेले के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें 14 जून की दोपहर 2 बजे के बाद से कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार का वाहन कैंची धाम मंदिर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में 14 पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पर हमारे द्वारा 4 व्हीलर को और 2 व्हीलर को पार्क कराया जाएगा और पार्किंग में पानी की, टॉयलेट की सारी सुविधाएं कराने की कोशिश की गई है, कराई गई हैं, ताकि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और सभी श्रद्धालुओं से मेरा ये अनुरोध है कि जो नैनीताल पुलिस द्वारा पार्किंग बताई गई है, पार्किंग में अपने वाहन को पार्क करके और उसके बाद शटल सेवा का प्रयोग कर कैंची धाम के दर्शन करें और आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, ऐसी हमारे नैनीताल पुलिस की काम। हल्द्वानी में बीते 9 जून को जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के दर्शन को जा सकते हैं। श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए आतंकवाद की घटना पर रोक लगाते हुए सभी आतंकियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग की। लोगों ने कहा कि अगर इन आतंकियों को सख्त सजा नहीं दी तो आने वाले समय में धार्मिक यात्राएं करना भी कठिन हो जाएगा। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत भूमि में अब हिंदुओं की धार्मिक यात्राएं हैं, इस यात्राओं को भी करना इतना कठिन हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछले 9 जून को जम्मू कश्मीर में श्रीनगर माता वैष्णो देवी के दर्शन करके जो शिव खोड़ी को दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु, उनकी बस में इस्लामिक आतंकियों द्वारा हमला किया गया, गोलीबारी की गई, जिसके कारण 10 श्रद्धालु मृत्यु को प्राप्त हो गए और 33 श्रद्धालु हमारे जो हैं अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो इसी संदर्भ में आज हम अपना एसडीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उनको ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, इस गतिविधियों में जो भी इस्लामिक आतंकी हैं, केंद्र सरकार को एक सख्त आदेश करें कि इन इस्लामिक आतंकियों को चुन चुनकर गोलियों से भुना जाए, तभी यह सारी गतिविधियां रुकेंगी। वरना जो है ये बहुत आने वाले समय पे बहुत पीड़ादायक होगी। तभी हम आज जो है इस्लामिक आतंकवाद का पुतला भी दहन करेंगे और एक सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी देंगे। जोगेंद्र। बिनसर के जंगल में आग बुझाने गए 4 लोगों की आग में जलने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल और झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि एक 80% जल चुका है, जबकि अन्य 45% झुलस चुके हैं। बता दें कि 2 गाँवों
के और एक फायर वाचक और एक पीआईडी जवान की मौके पर ही मौत हो गई। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आज 3 बजे विंसर में आग लगने की सूचना पर मौके पर इन 8 लोगों की टीम मौके पर गई और हवा की तेजी के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे 4 लोग मौके पर ही मर गए और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हल्द्वानी सुशील तिवारी हॉस्पिटल रेफर उन्हें कर दिया गया। आज लगभग 3-3:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि बिंसर कक्ष संख्या 8 में नीचे किसी ने गधेरे में आग डाल दी है। और जैसे ही हमें आग की सूचना मिली तो तुरंत हमारी जो टीम थी रूटीन में वो तैयार रहती थी, और वो जैसे उसको पता लगी तो वो घटनास्थल की ओर गई। तो बिंसर गेट से 5-6 किलोमीटर ऊपर जाके बुरुसकुटिया नामक एक जगह है, वहाँ से स्टाफ रोड से शायद संभवतः जो हमको देख के अभी लग रहा है, क्योंकि कोई भी स्टाफ जो उनमें से था वो बोलने की हालत में नहीं है, तो वहाँ से ये नीचे को देख करके एनालिसिस कर रहे थे कि आग कहाँ से हम इसको कंट्रोल करेंगे। अचानक से तेज़ हवा का झोंका आया और तो आग ने बिल्कुल एकदम से चारों ओर से घेर लिया और ये लोग वहीं पे आग में जंगल की आग में झुलस गए। कितने लोग थे, कितने लोग की डेथ हुई? ये संभवतः मेरी जानकारी के अनुसार 8 लोग थे, जिसमें से 4 लोग जो घायल हैं उनको हम यहाँ बेस हॉस्पिटल लेके आए हैं, और 4 अन्य जो हैं वो आग जंगल की आग में झुलस के उनका देहांत हो गया है। घटना क्या है? अभी पता चला था जैसलमेर के माध्यम से कि वहाँ आग लग गई है, और वहाँ से अभी 4 लोग आए हैं यहाँ पे, जिनमें से एक की हालत थोड़ी गंभीर है, करीब 80+ % बर्न है, बाकी 3 लोग हैं वो 40 से 50% तक बर्न है, और इनका प्राथमिक उपचार के बाद अभी कोशिश की जा रही है कि इनको एक बेटर सेंटर पे जहाँ बर्न यूनिट हो, बर्न का प्रॉपर इलाज होता हो, वहाँ पर इनको स्विचेबल किया जाए। मृत्यु की कोई समाचार है? अब मृत्यु के बारे में मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, आप ही लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि वहाँ शायद 4 लोगों की डिमाइस हुई है, पर मुझे कोई ऐसी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे अपन उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बेहतर स्वास्थ्य और निरोगी जीवन के लिए अल्मोड़ा में आओ हम योग करें अभियान के तहत योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव आयुष शिक्षा उत्तराखंड शासन द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 21 जून तक योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 15 जून को स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली कांकड़ी घाट में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जबकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मल्ला महल में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं अल्मोड़ा जनपद में 31 योग मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण लोग योग की शिक्षा दी जा रही है और वर्तमान में योग के क्षेत्र में रोजगार मिल रहे हैं। ये हमारे आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं देहरादून के निर्देशक के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमें जनपद अल्मोड़ा के लिए हमने जो उनको एक काउंटडाउन प्रोग्राम के अंतर्गत योग चक्राभ्यास योग निलयम में करवाया गया था। उसका सफल आयोजन हो चुका है। विवेकानंद तपोस्थली काकड़ी घाट में एक विशिष्ट वहाँ पे को स्थल चुना गया है, जिसपे हम लोगों का एक लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जो समस्त जगह पे उसकी सुबह है 7 बजे से है ना 6:30 बजे से 7 बजे तक लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो इसके लिए हमने काकड़ी घाट स्थान चुना हुआ है। और बाकी यहाँ पर को जिलाधिकारी महोदय ने हमारा मुख्य कार्यक्रम जो 21 जून के दिन प्रस्तावित है, उसके लिए पुरानी कलेक्ट्रेट मल्ला महल जो है वहाँ पर को आयोजित किया जाएगा। तो इसमें हमें सभी प्रतिभागी जितने भी हैं उनसे ये अनुरोध है कि आप सभी लोग आकर के योग क्रिया करके उनका लाभ उठाएं। देखो, योग का वास्तविक अर्थ तो है एक दूसरे को जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना एक तरह से, ठीक है। और इसमें हमें योग के द्वारा हम अपने शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी कर सकते हैं।
तो इसलिए योग के माध्यम से हम अपने जितने भी व्याधियां हैं या जो भी मानसिक शांति है, इसके लिए योग प्राणायाम के माध्यम से हम अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं। हाँ, रोजगार के अवसर काफ़ी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हर प्रत्येक जहाँ पे भी, जैसे यूनिवर्सिटी में देखिए, कहीं भी अगर हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अभी हमारे नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जैसे अल्मोड़ा जनपद में 31 है, वहाँ पर को हम लोगों ने हर जगह पे एक योग अनुदेशक मेल और एक योग अनुदेशक फीमेल नियुक्त किया गया है, जो हमें वहाँ की ग्रामीण जनता को योग के माध्यम से जागरूक करके इसके लाभ के बारे में बताते। बढ़ती गर्मी के चलते उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसे लेकर वन विभाग भी लगातार एक्शन मोड पर कार्य कर रहा है। वहीं अब वन विभाग के कर्मियों के साथ अगर स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने में मदद की तो वन विभाग द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस बात को लेकर उत्तराखंड वन विभाग के होफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से हमें वनाग्नि को नियंत्रित करने में कई हाथ मिलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हमें निर्देशित किया है कि जितने भी स्थानीय ग्रामीण वनाग्नि नियंत्रण के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम पुरस्कृत करेंगे ताकि वो प्रोत्साहित हो और आगे चलकर हमें इन लोगों का और सहयोग मिल सके, जिसे देखते हुए हर जिले से ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा। देखिए, हमें कई जगहों पे ग्रामीणों का सहयोग मिलता है और बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, जिससे हमें और हाथ मिलते हैं अपनी वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए। और इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने भी हमें निर्देशित किया है कि ऐसे लोग जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हमारे वनाग्नि नियंत्रण के कार्यों में, स्थानीय लोग, उनको हम पुरस्कृत करें ताकि वो प्रोत्साहित हों और आगे हमें और ज़्यादा इनका सहयोग मिल सके। तो हर ज़िले में ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा और उन्हें किसी एक अच्छे मौके पर उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे और इसकी रूपरेखा हम लोग अभी बना रहे हैं और उसके आधार पे ऐसे लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे। और हम तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग प्रोत्साहित हों और अधिक से अधिक लोगों का हमको आगे आने वाले समय में। एक तरफ चिलचिलाती गर्मी और दूसरी ओर बढ़ती बिजली की मांग को लेकर आखिरकार ऊर्जा निगम ने शहर के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि कर उन्हें अपग्रेड कर दिया है। ऊर्जा निगम के अध्यक्ष अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि नगर और ग्रामीण खंड के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि करने का काम पूरा कर लिया गया है। 10 MVA से बढ़ाकर 12.5 MVA कर दिया गया है, जिससे विद्युत आपूर्ति पहले से बेहतर होगी। वहीं कमलुम्बागांज में एक अतिरिक्त 12.5 MVA का ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है, जबकि केडी चौराहा, फूलचोड़ और टीपी नगर में स्थापित 12.5 MVA के पावर ट्रांसफार्मर को भी अपग्रेड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा 28% बिजली की मांग बढ़ी है। वहीं निगम ने 14 बिजली घरों के लिए नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिससे लाइनों में फॉल्ट आने पर जनता तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। जनता को सूचना दी जा सके और कोई भी कंज्यूमर जो है अपनी बिजली आने जाने के बारे में जानकारी कर सके। ये 14 जो हमारे मोबाइल नंबर हमने जो इशू किए हैं वो पब्लिक की जानकारी के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से हमने उनकी सूचना भी प्रकाशित की है और डेली हम मॉनिटर भी कर रहे हैं कि उसमें हमारे स्टाफ की रिस्पांस प्रॉपर हो और सही सूचना उसके माध्यम से जनता को। पेट्रोल भराने से पहले फ्लू डिस्पेंसर मशीन पर जीरो देखना। पेट्रोल पंप पर ये काम हम आमतौर पर करते ही हैं, करना भी चाहिए, लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ देखने की हम जहमत नहीं उठाते। ज़ीरो नहीं देखने से हो सकता है पेट्रोल भरने वाले कुछ खेल कर जाए और पेट्रोल की मात्रा कम मिले, लेकिन हम जिस चीज़ की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं उसे नहीं करने पर हो सकता है कि गाड़ी ही खराब हो जाए। बात कर रहे हैं डेंसिटी की, जिसका सीधा संबंध पेट्रोल डीजल की शुद्धता से है। इसके मानक खुद सरकार ने तय किए हैं। आप कार या बाइक का इस्तेमाल आवागमन के लिए करते हैं तो फिर पेट्रोल पंप पर तो रोज का आना जाना होता ही है। अब पेट्रोल पंप कर्मचारी से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए कहते हैं और वो आपको ईंधन डालने से पहले मीटर में जीरो चेक करने के लिए कहता है और आप इस जीरो को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि गाड़ी में
पूरे पैसे का पेट्रोल या डीजल भर गया। लेकिन खेल बस इतना ही नहीं है, आपको मीटर में जीरो पर ही नहीं बल्कि और एक जगह पैनी निगाह रखनी चाहिए। उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान बांध तथा माप के ज्वाइंट डायरेक्टर गोविंद सिंह रावत ने बताया कि पेट्रोल पंप पर अगर कहीं पर घटतोली की शिकायत देखने को मिलती है तो उपभोक्ताओं को कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर से भी शिकायत की जा सकती है या फिर विधिक माप विज्ञान बांध तथा माप विभाग से भी शिकायत की जा सकती है। 24 ऑफिस है पूरे उत्तराखंड राज्य में, तो वो इंस्पेक्टर ऑफिस में शिकायत कर सकता है और विभाग का हेल्पलाइन नंबर है उस पर शिकायत कर सकता है और NCH पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर शिकायत कर सकता है और CM हेल्पलाइन जो मुख्य सरकार का है उस पर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।